A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today our topic is again vocabulary building skills, but we will look upon this topic with a different perspective. The methodologies especially will be discussed here in this session today. Dear students, vocabulary building is carried through different methods. They are called methodologies, strategies, plans to build our vocabulary. We as learners can build our vocabulary through these methods, these strategies, these plans, workouts for building our vocabulary. Number one, indirect or modern inductive method, that is also called a psychological method. Number two, word forms like bifurcating the words and dividing them into parts of speech, whether they are adjectives, adverbs, nouns, verbs, etc. Using dictionary, making full use of dictionary, then learning synonyms and antonyms. This is called thesaurus. Thesaurus, that is, it is a kind of dictionary as well. Then there is another way to learn new words, new vocab, that is by using prefixes and suffixes. Then we can learn vocab, build our vocab through stems or root words, that is. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वोकेबलरी बिल्डिंग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से, वेज से, मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ से डेवलप की जा सकती है. देखें, इसमें ये 4-5 जो हैं वो आम जो अमूमी तरीक़ाकार हैं वोकेबलरी बिल्डिंग के, उनका ज़िक्र किया गया है. इनकी तफसील हम थोड़ी थोड़ी जो है वो आगे देखेंगे और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखेंगे कि हम इससे खुद कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. Dear students, there is a method that is called the old school method, in which we used to memorize words by rote. हम ज़ुबानी रटा लगाया करते थे, याद किया करते लफ्ज़ों के मानी. तो एक ये तरीका है. Then राइटिंग लिस्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, फिर हम लफ्ज़ लेते हैं और उनके मानी जो है वो तरतीब से जो है वो नोट करते जाते हैं. मुश्किल अल्फाज इकट्ठे करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उनके मीनिंग जो है वो साथ साथ दर्ज करते जाते हैं. फिर ये तरीका जो है असल में बड़ा सुस्त रहो तरीका, मुश्किल भी है ये और अमूमन अनरिलायबल भी होता है और बाज़ औक़ात ये इनएक्यूरेट मेथड भी होता है और हम गलत इस्तेमाल भी लफ्ज़ों का बाज़ औक़ात करते हैं इसमें. और ख़ुसूसन जो है वो इसमें प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसका हमें सामना करना पड़ता है. तो बाज़ औक़ात आउट ऑफ कंटेक्स्ट अल्फाज जो हैं वो बहुत आ जाते हैं सामने. तो ये पुराना जो रटा लगाने का तरीका है आजकल आउटडेटेड समझा जाता है कि हमें रटे से जो है याद करके जो है लफ्ज़ों की वोकैब को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हाँ, लिस्टिंग जो है वो एक अच्छा अंदाज़ है जो आज भी अपनाया जाता है मॉडर्न एज में, कि बच्चों को अल्फाज की एक लिस्ट दे दी जाए और उसके मानी जो है वो उन्हें लिखने के लिए कहा जाए. देन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट और मॉडर्न इंडक्टिव साइकोलॉजिकल मेथड. इन दिस मेथड द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ induces and deducts meaning out of a word. This method is called psychological because it involves the student psychologically. बेटे ये एक और तरीका जो है जो मॉडर्न तरीका कहलाता है, helps understand the meaning of a word in a contextual manner. इसमें तालब इल्म को हम कॉन्टेक्स्ट के एतबार से जो है वो लर्नर को हम कहते हैं कि भाई आपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से मानी समझने की कोशिश करनी है. ये तरीका कॉम्प्रीहेंशन में बहुत मददगार होता है, ज़बरदस्त तरीका है ये. इससे करीब करीब जो है लफ्ज़ का मफ़हूम बच्चे जो हैं वो समझ लेते हैं. वी कैन रिमेंबर द मीनिंग इफ़ वी अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. ये इस मफरूज़े पर
ये तरीका जो है वो बेस करता है कि अगर जो है वो बच्चे जो हैं वो कंटेक्स्ट को समझ जाएं तो यकीनन वो उसके मानी जो है वो जहन में नए लफ्ज़ के रखने में कामयाब हो जाते हैं। ये मॉडर्न मेथड है और ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको बेहद ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस पर बच्चे अमल भी करते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि हम डिक्शनरी को कंसल्ट करें, किसी से पूछें या लफ्ज़ को ढूंढें, उस पर रिसर्च करें। तो फिर हम कंटेक्स्ट जो है ना, ये कम वक्त लेता है, जल्दी हम मानी तक पहुंच जाते हैं। Dear students, there is now the explanation of this modern psychological method in which we try to find out the meaning of a difficult or unusual word, keeping in view the context of that word, looking backwards and looking forwards. लफ्ज़ के आगे पीछे देखकर कि पहले कौन से अल्फाज आ रहे हैं, बाद में कौन से अल्फाज आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो हम मानी तक पहुंचने की कोशिश जो है वो करते हैं। जैसे देखिए अब इसमें क्या, इसके प्रोसीजर कैसे हम अडॉप्ट क्या करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। लुक एट द यूजेज ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस एंड पैराग्राफ इन विच इट अपीयर्स। उसका जो इस्तेमाल है उसको गौर से देखें, एक बार दो बार पढ़ें। पैराग्राफ जिसमें वो लफ्ज़ आया है, अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस और द पैराग्राफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ्स कंटेक्स्ट, ऐसे कि जुमले के अंदर जो उस लफ्ज़ से आने वाले, पहले आने वाले अल्फाज हैं और बाद में आने वाले अल्फाज हैं, जिसको सियाक़ व सबाक़ का हवाला हम कहते हैं, उस तरह से उस लफ्ज़ के मानी को समझने की कोशिश करें। देन ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, अंदाज़ा लगाएं। ये इसमें गैस वर्क, प्रिडिक्शन जिसे आप बोलते हैं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अंदाज़ा करें कि ये इस कंटेक्स्ट के अतबार से इसके करीब करीब मानी क्या हो सकते हैं। देन फॉर वेरिफिकेशन पर्पस लुक अप द डिक्शनरी टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग। ये इसको फोर्स अता करेगा, इससे जो है वो आपकी मेमोरी में इजाफा होगा। अगर तो आपने करीब तरीन मानी तलाश कर लिए हैं तो यकीनन अगर वो दुरुस्त साबित होते हैं डिक्शनरी से वेरिफिकेशन करने के बाद, तो वो लफ्ज़ जो है वो आपकी याददाश्त का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। यू विल रिमेंबर दैट वर्ड। रिव्यू द सेंटेंस अगेन एंड अप्लाई द मीनिंग। दोबारा जुमले को पढ़ें और वहाँ जो आपने मानी अब ढूंढा है उसको वहाँ फिट करके देखें कि क्या दुरुस्त है या पहले दुरुस्त था या अब दुरुस्त है। ट्राई यूजिंग दिस वर्ड इन अदर सेंटेंसेस। फिर एक उस लफ्ज़ के हिसाब से एक अपना नया जुमला जो है वो तख्लीक करें। देखिए ये प्रोसीजर तो बहुत लंबा है लेकिन बहुत शानदार है। अगर हम इसको अमली तौर पर अपना लें तो हम यकीनन अंग्रेज़ी लिखने में, बोलने में, समझने में इससे हमें भरपूर मदद मिलेगी और हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से होगी, वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी होगी और साथ साथ हमारी लर्निंग में भी इजाफा होगा कि हम कंटेक्स्ट के अतबार से पहले लफ्ज़ के मानी का अंदाज़ा करने की कोशिश करें, फिर डिक्शनरी से या अपने टीचर की मदद से उसके एग्जैक्ट मीनिंग को ढूंढें, फिर उसको उस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में रख कर देखें कि क्या मैंने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था कि गलत अंदाज़ा लगाया था। तब उस लफ्ज़ को अपने फ़िक्रे में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और ये तरीका जो है हम इसको साइकोलॉजिकल मेथड जो है वो कहते हैं। इससे हमारी जो है रिसर्च की कैपेबिलिटी उसमें इजाफा होता है, याददाश्त बढ़ती है और हमारी झिझक दूर होती है लिखने की, बोलने की, समझने की। My dear students, now there is a very simple exercise for you people to understand what we have been talking about so far. Class exercise 1, group A. यहाँ बेटे एक जुमला दिया गया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक लफ्ज़ है जो थोड़ा वकैब से अनयूजुअल है, तो उसके 3 मुख्तलिफ अंदाज दिए गए हैं। देखिए जैसे ही कंप्लेंड एक्रीमोनियसली, he complained acrimoniously. We argued acrimoniously. They mocked each other acrimoniously. अब देखें यहाँ जो है ये लफ्ज़ जो एक्रीमोनियस है 3 मुख्तलिफ जुमलों में आ रहा है। तो अगर हम इनका कंटेक्स्ट के अतबार से अंदाज़ा करने की कोशिश करें तो ज़रा देखें, कंप्लेंड शिकायत की उसने ज़रा एक्रीमोनियसली। चले, वी आर्गूड एक्रीमोनियसली।
फिर दे मॉक्ड ईच अदर एक्रीमोनियसली, एक दूसरे का मजाक उड़ाया, दलाइल दिए दूसरे फ़िक्रे में, पहले में शिकायत की। अब ये जो लफ्ज़ है गोया अगर हम इन 3 मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट्स में इसका अंदाज़ा करने की कोशिश करें तो करीब करीब हम पहुंच जाते हैं कि भाई ये थोड़ा सा गुस्से का इजहार वगैरह कहीं कोई है, कोई तलखी वगैरह की बात हो रही है कि देखें हमने जो है वो शिकायत की गुस्से से, तलखी से, इसी तरह दलाइल में भी तलखी आ गई, मजाक उड़ाने में भी चलें बिटरनेस का इजहार है। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेस्ड ऑन द सेंस यू आर गेटिंग इन द सेंटेंस, जुमले के सेंस के एतबार से इसके मानी का अंदाज़ा करने की कोशिश करें। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया गया है, देयर इज़ एन अनप्लेजेंट और बिटर टोन इन 3 ऑफ द सेंटेंसेस। तो बेटे अब आपने अंदाज़ा करना है कि भाई ये क्या हमारा गैस वर्क जो है क्या ये दुरुस्त है कि नहीं है, फिर हम वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, टेकिंग दैट वर्ड विद अस, acrimonious, we go to the dictionary, look here the meaning. It is an adjective that means full of anger, arguments and bad feeling, bitterly. That is okay. Our first impression of 3 of the sentences was a bit nearby. तकरीबन हम करीब थे। फिर हम इन जुमलों को ज़रा रिव्यू करेंगे कि क्या हमारा वो जो गैस वर्क था फुल ऑफ एंगर वाला, गुस्सीले अंदाज वाला, तलखी वाला, क्या वो दुरुस्त था। ही कंप्लेंड एक्रीमोनियसली इन एंग्री मूड, ठीक है ये भी। वी आर्गूड एक्रीमोनियसली बिटरली विद एंगर, दे मॉक्ड ईच अदर एक्रीमोनियसली, बैड फीलिंग्स के साथ उन्होंने एक दूसरे का मजाक उड़ाया। तो तकरीबन हमें डिक्शनरी ने वेरीफाई कर दिया कि हमारा गैस वर्क जो था वो कदरे करीब था, बल्कि बहुत करीब था। Dear students, before going on to the next exercise, we must make our own sentences of our own, with our own idea and thought, using the word that we have just discovered, a new word, acrimoniously. We should make at least 5 sentences to give it a good practice. Then come to the next exercise, that is group B, classroom activity or exercise 2 group B, sentences का group B। देखिए बेटे यहाँ भी उसी तरह 3 जुमले दिए गए हैं और तीनों जो हैं एक लफ्ज़ जो है यहाँ जिसे हम अनयूजुअल लफ्ज़ कहते हैं, चलें डिफ़िकल्ट लफ्ज़ कह लें, उसको 3 मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब हमें जो है वो गैस वर्क के ज़रिए इसके मानी को जो है वो कोशिश करना है समझने की, जिसे हम कंटेक्स्ट का तरीका कह रहे हैं कि ये भी कंटेक्स्ट के लिहाज से हम इसके मानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेटे अमली काम है जो हमें कॉम्प्रीहेंशन में बहुत मदद देगा जब आप इम्तहान में बैठे होंगे। ही कंप्लीटेड द एक्शन, देखिए ये पहला सेंटेंस हमारा जिसमें हमने एक नया लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना है। ही कंप्लीटेड द एक्शन एड्रॉयटली, ही ड्रोव एड्रॉयटली थ्रू द मेज ऑफ ट्रैफिक, एड्रॉयटली शी निटेड द कॉम्प्लिकेटेड स्टिच। देखिए तीनों में ये लफ्ज़ एड्रॉयटली 3 मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। ही कंप्लीटेड द एक्शन एड्रॉयटली, समझ नहीं आ रही है ना यहाँ कि एड्रॉयटली उसने वो काम मुकम्मल किया, एड्रॉयटली किस तरह से भाई। ही ड्रोव एड्रॉयटली थ्रू द मेज ऑफ ट्रैफिक, ये ज़रा यहाँ कुछ अंदाज़ा हो रहा है। मेज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के हजूम में से उसने गाड़ी जो थी वो बड़ी एहतियात से या ध्यान से या ऐसे करीब चलें ऐसे वो गुजार दी। एड्रॉयटली शी निटेड द कॉम्प्लिकेटेड स्टिच। देखें अब यहाँ जो है काफ़ी हद तक क्लियर कंटेक्स्ट है कि एक मुश्किल टांका जो था उसने बड़ी महारत से उसको निट कर लिया, महारत से, एड्रॉयटली।
اب یہاں دیکھیں پہلے ہم اس کے لفظ کے گیس ورک کے ذریعے معنی کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم کنٹیکسچوئل میننگ کہتے ہیں. دا ورڈ اپلائز ٹو سم مینول ایکشن ود اسکل. دیکھیں یہ مہارت کا ذکر ہے، ہاتھ سے کیے گئے کام کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں اس نے ایک ہنٹ دے دیا ہے ہمیں ہماری سہولت کے لیے. تو now we go to the dictionary to verify the meaning. Adroit, this is an adjective, very skillful and quick in the way you think and move rather cleverly. بڑی مہارت کے ساتھ، چالاکی سے. Review the sentences again please. He completed the action adroitly, quickly کے معنی میں یہاں آیا. He drove adroitly through the maze of traffic, cleverly یا skillfully کے معنی میں آیا. Adroitly she knitted the complicated stitch, skillfully کے معنی میں یہاں آیا. تو آپ یعنی قریب قریب تھے، آپ کا گیس ورک جو تھا وہ قدرے بہتر تھا. Dear students, there is another example of finding out the meaning with context, and this is also a very good example please. Classroom activity or exercise number 3, group C of the sentences. He moved slowly and circumspectly through the traffic. Fearing a trick, he answered all questions circumspectly. By walking circumspectly, he avoided an ambush. دیکھیں پہلا جملہ اگر آپ غور کریں، اس طرح سے بھی ہم کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے ہمیں کنٹیکسچوئل میننگ سمجھنے میں. He moved slowly and circumspectly. دیکھیں یہ جو اس سے پہلے اینڈ سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ سنونم ہی ہوتا ہے اس کا سلولی، تو اس کے قریب ترین جو ہے بڑا محتاط رہ کر circumspectly through the traffic. یہ محتاط رہ کر مطلب کیئرفلی. دیکھیں یہ ہم قریب سے بھی آگے چلے گئے ہیں. Fearing a trick, he answered all questions circumspectly. یہ بھی تقریباً وہی ہے، کیونکہ ہم پہلے میں اندازہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. Usually we find the synonyms in the sentence. By walking circumspectly, he avoided an ambush. کہ اس پر کسی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، ایمبوش نہ ہو جائے. There is a feeling of watchfulness or caution. دیکھیں پہلے ہی اس نے ایک ہنٹ اچھے والا دے دیا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اس معنی کو سمجھنے میں، کہ واچفلنس احتیاط اور کاشن احتیاط کرتے ہوئے سارے کام تینوں جو ہیں وہ اس نے مکمل کیے. Dear students, now comes group D, classroom exercise 4, and this is a little bit difficult, rather very awkward word for you people. However, let's try it. These two building leases ran concomitantly. Living and learning go on concomitantly. پہلے بیٹے دھیرے دھیرے اس مشکل لفظ کو بولا جاتا ہے، جیسے میں آپ کے لیے اسے بہت آرام سے پروناؤنس کر رہا ہوں، پھر اس کو آپ روانی کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ سمجھ آ جاتا ہے. Rain, snow and sleet all came down concomitantly. اب دیکھیں یہاں ہنٹ ہے two or more things or actions occurring together. جب ایک یا دو سے زائد عمل جو ہیں یا چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت رونما ہوں تو اس کو ہم concomitantly کہتے ہیں. Living and learning go on concomitantly. کہ بندہ زندہ رہتا ہے اور سیکھتا ہے ساتھ ساتھ. یہ ساتھ ساتھ کے معنی میں go hand in hand کے معنی میں، جیسے rain, snow and sleet، یہ all came down اس طرح سے. یہ تو آپ اس لفظ کا چونکہ یہ لفظ زیادہ مشکل تھا تو گیس ورک تو نہیں ہو سکا جیسے پچھلی ایکسرسائزز میں آپ نے کر لیا تھا. تاہم آپ اس کو ڈکشنری سے کنسلٹ کریں اور جو کچھ بھی اندازہ ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں.
And then the next exercise, my dear students, and this is a little bit easy word that has been chosen. He examined the plans cursorily. He ran through the pages cursorily, then threw the novel down in disgust. He did his homework so cursorily that he flunked the examination. This word suggests great haste or doing something without care. अगर आप थोड़ी सी अपनी याददाश्त को भी साथ शामिल कर लें गैस वर्क के, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस लफ्ज़ के मानी तक पहुंच सकते हैं. देखें, कर्सर, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग, मोबाइल पर भी है कर्सर. तो ये जो कर्सर होता है ये तेज़ी से लें. अब आप पहुंच गए हैं. देखें, इसे कहते हैं अंदाज़ा करना, गैस वर्क करना. वो जो कर्सर जो है, जब आप मूव करते देखें कितनी तेज़ी से ये माउस का कर्सर जो होता है भाई कंप्यूटर पे, तो वो वाला कर्सरली, तेज़ी के साथ, केयरलेसली, यानी तकरीबन केयरलेसली, बेध्यानी में, ऐसे. तो ये तकरीबन आपका गैस वर्क जो है वो यहाँ काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है कदरे आसान और कंटेक्स्ट के हिसाब से समझ भी आ रहा है. देखें, ही रैन थ्रू द पेजेस कर्सरली, तेज़ी से उसने सफ़े के सफ़े पढ़ मारे और फिर देन थ्रू द नावल डाउन एंड डिस्गस्ट, फिर ऐसे ही डिस्गस्ट में उसने नावल फेंक के परे मारा. तो इससे काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है. Dear students, here the words used in the exercises have been given again with their meanings. You should verify these words from your dictionary at home to equip you with the exact meaning of the guessed meanings. Dear students, then we come on to the next step of learning vocabulary, and this is what is the form or the parts of speech of that word. Look at the main word in the dictionary. First of all, can it be used as an adverb, adjective or in any other form? जैसे हमारे पास पहले लफ्ज़ आया था adroit, ये एडजेक्टिव है. ही इज़ एन एड्रॉयट निगोशिएटर. एड्रॉयटली एडवर्ब है. शी एड्रॉयटली एडवाइडेड द क्वेश्चन. एड्रॉयटनेस, देखिए ये नए लफ्ज़ बन गए एड्रॉयट से. एड्रॉयटली वहाँ इस्तेमाल किया था हमने. ही वॉज नोन फॉर हिज एड्रॉयटनेस. तो बेटे ये इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से लफ्ज़ों को तकसीम करके समझने की कोशिश करना और अपनी वोकैब को बढ़ाना. Dear students, although we will discuss the use of dictionary in detail in our upcoming sessions, inshallah, however, the methodology has been given in short and brief here. First of all, you find the main entry in the dictionary. Then you find the pronunciation of that word. Then you find the parts of speech. In which part of speech does it lie? کہ یہ اس کا پارٹ آف اسپیچ کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ نون ہے, پرونون ہے, ایڈجیکٹو ہے, ایڈورب ہے, کیا ہے؟ میننگز اینڈ ریلیٹڈ ڈیفینیشنز, پھر اس کے معنی, اس کی متعلقہ اور ایکسپلینیشنز اور اس کی تعریف اگر کوئی ہے تو. پھر ایگزامپلز آف یوزیج, یہ جملوں کی شکل میں ہوتی ہیں. ڈکشنری بہت وضاحت سے اس لفظ کو مختلف جملوں کی شکل میں اگر معنی مختلف ہوں تو. سینونیمز اور اینٹینمز بھی دیے گئے ہوتے ہیں لفظ کے نیچے. پھر جو ہے نیچے جو ہے وہ ایک اور وضاحت بھی کی گئی ہوتی ہے اچھی ڈکشنری میں کہ دنیا میں یہ لفظ امریکن اور برٹش انگلش میں کس طرح سے جو ہے وہ استعمال میں ہوتا ہے. پھر اس کی اوریجن دی گئی ہوتی ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے, پہلے کہاں استعمال ہوا, پھر اس کی ویریشنز کا ذکر ہوتا ہے, پھر یہ انگریزی زبان میں کیسے آیا, کیسے ڈیولپ ہو کر ہمارے تک پہنچا. After using the dictionary to develop your vocabulary, time and again, taking help from your dictionary, then you come on to learning synonyms and antonyms. بیٹے یہ جو لفظوں کے ہم معنی الفاظ ہیں اور متضاد الفاظ ہیں, یہ بھی ہماری وکیب کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں. You can also build your vocabulary by learning synonyms and antonyms. یہ سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیں نا, ایک لفظ کا اگر آپ سینونیم ڈھونڈیں گے تو اس کا متضاد ڈھونڈیں گے, تو ایک لفظ کی خاطر آپ نے کم از کم 3 نئے لفظ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں. ایک معنی سیکھ لیا ہے,
ایک اس کا سینونیم ڈھونڈا ہے پھر، اور ایک آپ نے اس کا اینٹینم بھی ڈھونڈ لیا ہے. سینونیم اے ورڈ دیٹ ہیز دا سیم میننگ ایز این ادر. جیسے شٹ از اے سینونیم آف کلوز، بند کرنا، شٹ. لیکن شٹ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، منہ بند کرنا. شٹ یور ماؤتھ، شٹ دا ڈور تو ہوتا ہی ہے نا، تو کلوز دا ماؤتھ نہیں کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی پھر ویریشنز میں آئے گا آگے یہ. پھر اس کا اینٹینم ڈھونڈیں گے، اے ورڈ دیٹ ہیز دا اپوزٹ میننگ آف دا اوریجنل ورڈ. اس کا جو ہے اوریجنل ورڈ کا پھر ہم متضاد لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہاٹ از دا اینٹینم فار کولڈ، جیسے یہ گرم سرد ایک دوسرے کے متضاد ہیں. برائٹ ڈارک اس طرح سے، ڈے نائٹ اس طرح سے. اے بک کالڈ اے تھیسورس گیوز یو دا سینونیمز اینڈ اینٹینمز فار ورڈس. یہ تھیسورس جو ہے ایک طرح سے یہ بھی ڈکشنری ہی ہوتی ہے، لیکن اسے ڈکشنری فار اینٹینمز اینڈ سینونیمز کہا جاتا ہے. Dear students, when you find synonyms and antonyms, they are often very fanciful. You should use them with care and caution. While synonyms can offer you fancy and big words, use them with thought and care. جیسے دیکھیے اب یہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا ہے. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، یوز monogamist instead of a long sentence like he is the type of man who believes in marrying only one wife. monogamist، تو اس کی جگہ اگر ہم یہ کہہ دیں he is a monogamist، ایک ایسا بندہ ہے جو صرف ایک بیوی سے شادی کرنے پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو monogamist کہتے ہیں. جیسے دیکھیے یہ بڑے زبردست ہے، اس کو ویسے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یہاں ذرا مختلف انداز میں، مشکل انداز میں سمجھایا گیا ہے، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. ہم اپنی زندگی سے ایک مثال لیتے ہیں. اگر ہم بیٹے یوں کہیں، اے مین ہو ٹیچز دا اسٹوڈنٹس ایٹ کالج لیول از کالڈ اے پروفیسر، تو از کالڈ اے ٹیچر آف فلاں، تو آپ اس کو سیدھا کہہ دیں کہ ہی از اے پروفیسر، ہی از اے ٹیچر. یہ جیسے اے مین ہو پلوز ہز فیلڈز، تو اگر ہم یہ کہہ دیں اے فارمر، اے پیزنٹ، تو بڑا چاہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم ون ورڈ سبسٹیٹیوٹس یوز کر کے بعض اوقات جو ہے وہ ہم بہت سارے جھنجھٹ سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہم؟ ڈکشنری سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے. نئی وکیب ہمارے جو ہے وہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے تو ہم اس چیز میں بھی ہمیں مہارت ہوتی جاتی ہے. وی یوز substitutes for phrases for longer sentences, and that is called avoiding the fancy. Dear students, there are some other examples of avoiding the use of fancy words with caution. دیکھیں کیسے، جیسے یہ بہت آسان سی 3-4 مثالیں ہیں. I live in my house is better than saying I reside in my domicile. حالانکہ ڈومیسائل کے معنی بھی گھر ہی ہوتے ہیں، ریزائڈ کے معنی بھی رہنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سادہ انداز میں کہیں گے نا تو زیادہ اٹریکٹیو ہے. آئی لیو ان مائی ہاؤس. وی بگین آپریشنز از بیٹر دین وی کمنسڈ آپریشنز. لیکن کمنسڈ کے معنی بھی شروع کرنا ہی ہے، لیکن یہ آکورڈ لگے گا، تو فینسیفل تو ہے، لیکن وی بگین آپریشنز زیادہ اچھا لگ رہا ہے. دا بوائے کمیٹڈ سوئسائڈ از بیٹر دین ہی ٹوک ہز اون لائف. یہ دیکھیں ایسے حالانکہ یہ دونوں ایکسپریشن ٹھیک ہے. شی وینٹ ٹو بیڈ معنی غلط نہیں ہے، دونوں ایکسپریشن ٹھیک ہیں. شی وینٹ ٹو بیڈ از بیٹر دین شی ریٹائرڈ فار دا نائٹ. دیکھیں یہ لٹرلی سا ہو گیا کہ بس وہ رات ہوئی تو وہ سونے کے لیے چلی گئی. تو دونوں ایکسپریشن ٹھیک ہیں، بٹ دا سیکنڈ ون از اے فینسیفل ایکسپریشن. دا مین ریٹائرڈ فرام ہز جاب از بیٹر دین دا مین سپرنویٹڈ فرام ہز کمپنی. لیکن اب یہ سپرنویٹڈ جو ہے نا ایک ڈفرینٹ، حالانکہ معنی اس کے وہی ہیں، ریٹائر ہو جانا. سپرنویشن ریٹائرمنٹ کو کہتے ہیں. دا چائلڈ ڈیفیکٹڈ آن دا روڈ. دا ٹوائلٹ از فل آف فوسز اور ایکسکریمنٹ. یہ جو ہے یہ ذرا
डिफरेंट मिसालें हैं। यहाँ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है, आप पर छोड़ दिया गया है कि आप ढूंढें कि इनकी जगह कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। Dear students, then comes the use of prefixes and suffixes. When we learn vocab, we surely build our vocab through these prefixes and suffixes. बेटे ये prefixes और suffixes से भी हम अपने vocab को जो है वो बढ़ा सकते हैं। These can also build your vocab. A prefix appears before a word. लफ्ज़ से पहले आती है, हमें पता है, जैसे anti, social written as anti-social. A suffix appears at the end of a word. जैसे हमें पता है सक्सेस के बाद अगर साथ हम फुल लगा दें तो वो सक्सेसफुल बन जाता है, ब्यूटी के बाद फुल लगा दें तो ब्यूटीफुल बन जाता है, इस तरह से। Dear students, in this section is very useful section for you people. You will learn some prefixes and suffixes in this section, the upcoming section. देखिए चंद अहम प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस जो हैं, जो जनरल ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, वो यहाँ ली गई हैं। देखिए जैसे एंटे, ये वैसे फ्रेंच प्रीफिक्स है जो इंग्लिश में भी आ गई है। एंटे जो है वो बिफोर के लिए आता है, जैसे देखें एंटे चैम्बर, एंटेडेट, एंटी फिर ANTI से अगेंस्ट, उसके मुखालिफ, जैसे अभी हमने देखा एंटी सोशल, ये हाइपर, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, हाइपर, जैसे हाइपर एक्टिव होता है, हाइपरनेशन होता है। इसी तरह ILL या IL जो है नॉट के मानी में, जैसे लिटरेट से हम इलिटरेट बनाते हैं, आपको पता है, इलॉजिकल बनाते हैं। IL शुरू में यूज़ करके लिटरेट से इलिटरेट हो गया, लॉजिकल से इलॉजिकल हो गया, सिर्फ IL का इस्तेमाल से। IM का इस्तेमाल ये भी नॉट के मानी में आता है, जैसे पॉसिबल से पहले अगर हम इम लगा दें तो इम्पॉसिबल हो गया। फिर IR का इस्तेमाल, ये भी नॉट का मानी देता है, रेगुलर से पहले अगर हम IR लगा दें तो इर्रेगुलर हो गया। इन, ये भी नॉट के मानी देता है, अकोरेट, जैसे इससे पहले इन अकोरेट लगा दें, कंप्लीट से पहले इन लगा दें तो इनकम्प्लीट हो गया। पॉली, ये मानी के मानी में आता है, बेशुमार के मानी में, जैसे पॉलीगैमी है। पोस्ट, आफ्टर के मानी में आता है। पोस्ट सीज़न, जैसे पोस्ट मास्टर तो एक नाउन है ना, वो बना बनाया है, उसकी तरफ नहीं जाना है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, देखें जैसे आपके कॉलेज का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद वाला। ये चंद एक प्रीफिक्सेस हैं और इनका अगर हम इस तरह से इनका खुद अल्फाज फिर ढूंढ के बनाएं तो बहुत शानदार तरीके से हम अपनी जो वोकैब को खुद जो डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। लेट्स गिव अ प्रैक्टिस टू दिस यूजेज एट योर होम विद योर पेन्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड्स। Then another very useful practice of using suffixes has been given here. देखें जैसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल हमने सीखा, इसी तरह अब हम सुफिक्स का इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। देखें जैसे ये हमारी सुफिक्स जो है, आपको पता है, इट कम्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड। देखें जैसे फुल की सुफिक्स है, इसके मानी होते हैं फुल, फुल ऑफ के मानी में, एज मच एज के मानी में, करेक्टराइज्ड बाई के मानी में। जैसे ब्यूटी के बाद फुल, अभी हमने पीछे नोट किया था, प्लेंटी के बाद फुल, प्लेंटीफुल, ऐसे। हुड, ये किसी कंडीशन को ज़ाहिर करता है, करेक्टर की कंडीशन को, स्टेट को, स्टेशन को। जैसे चाइल्ड के बाद हुड लगा दें, फॉल्स के बाद हुड लगा दें तो चाइल्डहुड, फॉल्स हुड नए अल्फाज बन जाते हैं। फिर लेस एक आम सी सुफिक्स है, विदाउट के मानी में आती है, जैसे यूज़लेस, फॉल्टलेस एक्सेट्रा। LY आखिर पर लगाने से ये बड़ा अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये सुफिक्स है। बेटे लफ्ज़ों के साथ अगर हम LY का आखिर पर इजाफ़ा करें ना, ख़ास तौर पर, तो वो एडवर्ब बनना शुरू हो जाते हैं।
जैसे लाइक से इसके मानी वैसे लाइक के होते हैं, की तरह लाइक। जैसे सेंट से सेंटली, तो ये एक एडवर्ब बन गया ऑटोमेटिक ly का इजाफा करने से। मीटर मैयर के मानी में आता है, जैसे थर्मोमीटर, थर्मो के साथ हमने मीटर लगाया। जैसे पोलिस, ये पोलिस है, पोलिस सिटी के मानी में, रेजिडेंट के मानी में। जैसे मेट्रो के साथ पोलिस लगाएं तो मेट्रोपोलिस, कॉस्मो के साथ पोलिटन लगाएं, पोलिस लगाएं तो कॉस्मोपोलिटन। शिप आखिर पर बहुत से अल्फाज के लगाते हैं हम, ये स्केल के लिए आता है। शिप हालत को भी ज़ाहिर करता है, जैसे फ्रेंड के बाद फ्रेंड शिप, स्टेट्समैनशिप, इस तरह से। सेम टेंडेंसी को शो करता है सम, सॉरी, जैसे ट्रबल सम है, ट्रबल के साथ सम लगाया, ये तो ट्रबल सम हो गया। आ सम हो गया, जैसे आ के साथ हम सम लगा देते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू पीपल टू गो विद योर पेन्स एंड पेंसिल्स रेडी टू मेक इट हैपन विद योर सेल्फ। इससे बहुत ज़बरदस्त आपकी वोकैब जो है वो डेवलप होती है। Then comes another methodology, another method of learning new vocab, and this is called the roots or the stems of words. बेटे एक और तरह से आप अपनी vocab को डेवलप करते हैं, रूट वर्ड्स ढूंढ कर, इस पर तहकीक करके। इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड अदर लैंग्वेजेस। इस पर हमने बात की थी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का माखोज़ जो है वो बहुत सी दीगर ज़ुबानें हैं, ज़ुबानें मिलती ही एक दूसरी ज़ुबानों के मिलाप से हैं। तो अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज जो हैं वो दूसरी ज़ुबानों से मुस्तार होकर आए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं। नॉलेज ऑफ ग्रीक और लैटिन स्टेम्स और रूट्स इज़ इनवैल्यूएबल। अगर हम इनकी जो है ना बुनियाद को समझ लें तो हम बहुत जल्दी जो है वो रूट्स को, स्टेम्स को समझ लें कि ये लफ्ज़ बना कैसे है, तो हम नए लफ्ज़ जो है वो बनाते चले जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त वोकैब जो है वो डेवलप होती है। जैसे देखें यहाँ 2-3 मिसालें दी गई हैं। लैटिन वर्ड सिग्ना, ये हमारे यहाँ साइन की शक्ल में आया है, तो इससे सिग्निफाई बना, इंसिग्निया बना, सिग्नल बना। इसी तरह लैटिन वर्ड पोर्टेरे हमारे यहाँ आया, तो इससे कैरी बना, पोर्टर बना, पोर्टेबल बना। इसके कैरी के मानी होते हैं टू कैरी, तो पोर्टेरे। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये मुस्तमिल हुआ तो पोर्टर, पोर्टेबल और इस तरह से अल्फाज जो हैं, इसको हम कहते हैं रूट्स या स्टेम्स के एतबार से। चलें और सादा कर लें, लफ्ज़ की ओरिजिन को जानें डिक्शनरी की मदद से, लफ्ज़ किस ज़बान से बना है, और फिर उसकी मदद से अपने लफ्ज़ जो हैं नए तख्लीक करें। आपके अंदर जो है वो तहकीक का मादा भी बढ़ेगा और आपकी वोकैब भी डेवलप होगी। Dear students, for further giving you a good practice and knowledge, 9 key roots, 9 famous key roots have been given here. Number 1, गैमी, मैरिज को बोलते हैं। मोनो, एक को बोलते हैं। उससे बनने वाले बहुत से अल्फाज हैं, खुद आगे देखते जाएं। जैसे गैमी से मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है, बहुत से अल्फाज इससे तख्लीक पाते हैं। मोनो से जैसे बेशुमार अल्फाज हैं, मोनोगैमी है, मोनोपली है। फिर बाई, टू के मानी में बाईगैमी है, जैसे बाईसिकल है, बाईलिटरल है। पोली मानी के मैनी के मानी में पोलीगैमी है, पॉलीगॉन है, इस तरह से। माइसो, नफ़रत, माइसोगैमी है, माइसोजाइनिस्ट होता है एक। इसी तरह बेटे चंद और मरूफ रूट्स हैं लफ्ज़ों की, जैसे थियो, गॉड के लिए आता है, इससे थियोलॉजी बनता है, मोनोथीइज़म बनता है। तो बेशुमार अल्फाज इससे फिर तख्लीक पाते हैं। और एंथ्रोपो, देखें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मिसएंथ्रोपी, बड़े अल्फाज इससे फिर इस रूट से जो है वो तख्लीक पाते हैं। इसी तरह फ़िलो, लव ऑफ के मानी में फ़िलोसॉफ़ी, जैसे फिलंथ्रोपी, ये फ़िलो का लफ्ज़ जो है वो शुरू में यूज़ करके आप बहुत से अल्फाज फिर बनाते हैं। जैसे लॉजी, सोशियोलॉजी, ये बायोलॉजी, ये इस तरह से आपके बेशुमार अल्फाज जो हैं वो तख्लीक पाते चले जाते हैं।
Dear students, there are no some extraordinary type of tips for you people to remember them. They will surely help you in your comprehension, in your writing skills, in your reading, everywhere. कुछ राइटिंग टिप्स हैं बेटे, ये हम आज के डिस्कशन के इख्तिताम पर कुछ जनरल गुफ्तगू है ये, इसका यकीनन आपकी वोकैब डेवलपमेंट से भी तल्लक है. बी ब्रीफ और कंसाइज एंड रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन. बी स्पेसिफिक. जब भी बात करें तो दरिया को कूजे में बंद करके करें, मुख्तसर बात करें. लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो होती है ना, जैसे ये लेक्चर लंबा हो गया है तो आपको कितना बोरिंग लग रहा है, तो ऐसे ही होता है. जब आप तवील बात करेंगे, लिखेंगे, तो कम्युनिकेशन कमज़ोर होती चली जाएगी. मुख्तसर अंदाज में ब्रीफ कम्पैक्ट गुफ्तगू करें. राइट इन एक्टिव वॉइस. हमेशा जब भी जुमले लिखें एक्टिव वॉइस में लिखें. ही डिड हिज जॉब. बस ये खूबसूरत फ़िक्रा है. अगर आप कान को उल्टी तरफ से पकड़ेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे हिज जॉब वॉज डन बाई हिम, तो ये लिथार्जिक सेंटेंस हो जाएगा. उसका तासर वो नहीं बैठेगा जो ही डिड हिज जॉब का बैठेगा पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर. गेट टू द पॉइंट. हमेशा जो है वो अपनी बात जो है वो मफहूम के मुताबिक अदा करें. स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, इन चीज़ों का ध्यान रख के लिखें या बोलें. सेंटेंस एंड पैराज स्ट्रक्चर जो है उसका ध्यान रखें. चॉइस ऑफ वर्ड्स और स्टाइल. चॉइस जो है, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स स्पेशली. दे शुड यूज़ सिंपल लैंग्वेज. सादा अंदाज में तहरीर करें. टोन. आपका जो लब लहजा होता है लिखने का वो बड़ा काउंट करता है. आप थके मांदे अल्फाज यूज़ करेंगे तो लगेगा कि जी बस थक गए हैं जी, ये वो इम्प्रेसिव नहीं होगा. इट शुड बी फोर्सफुल वाइल यू आर राइटिंग. करेक्ट सैल्यूटेशंस यूज़ करें. ओपनिंग लाइंस ठीक हों. रिसर्च बिफोर राइटिंग. तो तहकीक करना चाहिए आइडियाज़ पर, अल्फाज पर, मौज़ूआत पर. रीड एंड री रीड योर कॉपी, जिसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं. लिखने के बाद बार बार जो है वो उसकी करेक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि तहरीर में बेहतरी आती चली जाए. Dear students, it is said that confidence is a key to success in writing, in reading, in speaking, in communication overall. आपकी कम्युनिकेशन में आपके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है. देखें, हमें सब्जेक्ट पर अबूर है लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ चंद ऐसी बातें हैं जो जनरल सी हैं, आपको लगेगी कि ये अमूमी बातें हैं लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं. इम्प्रेशंस आर मेड इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जैसे हम कह देते हैं. ड्रेस, एसेसरीज़, आपका लिबास आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है. ढीले ढाले, इस्त्री के बगैर कपड़े पहन कर आ गए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह पर गिड्डें लगी हुई हैं, तो ये इट इज़ नॉट अ गुड आउटलुक. पॉइज, आपका पोस्चर. आप अगर चेयर पर बैठे हैं तो सीधे बैठेंगे, लाते लत रख के नहीं बह जाना. जिस तरह अपनियां वो वजीरनियां नहीं बैठियां होंदियां, आउंदा जांदा कुछ नहीं ते लाते लत रखी होंदी है. को अजकल अपनी एक वफाकी वजीर है वो जिन्हें करोना के बारे 15 पॉइंट कढ़े सी, ते वो हमेशा लाते लत रख के बैठी होंदी. बड़े अजीब जहे पोस्चर कि आप वज़ीर हैं भाई, आपको बैठना चाहिए बड़ी तमीज़ के साथ. तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस. इससे बढ़ता है जब आप पॉइज के साथ बैठते हैं, पोस्चर सही रखते हैं. टीचर है ना क्लासरूम में, अगर वो सीधा खड़ा है, वैसे बैठ कर पढ़ाना कहीं कहीं मजबूरी बन जाती है. अब एक अच्छा टीचर नेवर सिट्स ऑन अ चेयर. ए टीचर शुड बी स्टैंडिंग ऑल द टाइम, वट एवर द टाइम ही हैज़ गॉट इन हिज क्लासरूम. खड़े होकर पढ़ाएं. पता लगता है बच्चों से आपका आई टू आई कांटेक्ट रहता है. जब आप बैठ गए, क्लास बैठ गई, पिछले न्याणे दूसरे बेंच वाले, तीसरे वाले गपशप करनगे तो फिर सीखणगे कुछ नहीं. तो ये बड़े ज़रूरी हैं ये पोस्चर्स जो होते हैं. एटिकेट्स का ध्यान रखें, टेबल मैनर्स का ध्यान रखें. खाना खाने बैठे हैं दोस्तों के साथ, शड़प करके ना खाएं जैसे हम शादियों में खाते हैं. पूरा टेंट भरा हुआ होता है हड्डियों से और सबूती बोटियों से, हम वैसे फेंक देते हैं.
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੂਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ। یہ ایٹیکیٹس ٹیبل مینرز کے خلاف ہے۔ گڈ مینرزم کا مظاہرہ کریں، لکھتے ہوئے بھی، بولتے ہوئے بھی، کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بھی۔ یہ بیٹے جنرل چیزیں ہیں جو ہماری عمومی جو لرننگ ہے اس کا حصہ ہیں۔ تمام چیزوں میں، رائٹنگ میں بھی ان کا اظہار ہونا چاہیے، ریڈنگ میں بھی ہونا چاہیے، لرننگ میں، وکیب لرننگ میں بھی۔ جب آپ ہینڈ شیک کریں تو ڈھیلے ڈالے طریقے سے ہینڈ شیک نہ کریں، مضبوطی سے کریں، فرم طریقے سے، دباؤ ڈال کے، تاکہ آپ کا جو ہے وہ خلوص ظاہر ہو۔ دباؤ کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے ہاتھ کوٹ کے تے انگلاں مروڑ دینی ہے، نہیں، اٹ مینس سم وارمتھ۔ آئی کانٹیکٹ رکھیں، سمائل چہرے پر ہو، ویسے نہیں داند نہیں باہر نکڑنے، بس سمائل سی ایک ہلکی سی۔ ہاؤ یو شوڈ اسپیک کلیئرلی اینڈ لاؤڈلی انف ٹو بی ہرڈ۔ واٹ یو سے، لینگویج، ووکیبلری، دیٹ شوڈ بی اوکے، دیٹ شوڈ ناٹ بی ایبسولیٹ، پروننسیشن درست ہو۔ ہاؤ ٹو میک اسمال ٹاک ود اینی باڈی، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے جو ہے وہ دوسروں سے بات کرنی ہے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہ ہو، لیوسیڈیٹی ہو، فلو ہو آپ کی گفتگو میں۔ ایٹیٹیوڈ اور آپ کا رویہ جو ہے، بیہیویئر جو ہے، ایک خاص طرز کا اپنا سیریسنیس ہو۔ آپ ٹاپسی ٹروی گفتگو سے پرہیز کریں، لکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، بیٹھنے اٹھنے میں بھی، تو لوگ امپریس ہوں گے۔ آج کل کے نوجوان طبقہ آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کڑے سے پہن لینے سے اور کانوں میں بالیاں ڈال لینے سے جو ہے وہ زیادہ دوسرے امپریس ہوتے ہیں، تو عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے نہیں، آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو سنواریں گے، ایٹیکیٹس کے اندر رہیں گے، تمام معاشرے دیکھیں، یہ بیٹے وہ چیزیں ہیں جو مغرب کے معاشروں نے، دوسرے جنہیں ہم کافر معاشرے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، انہوں نے سیکھ لی ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں ہم سے انہی باتوں سے جنہیں ہم چھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ ہم جن کی یہ چیزیں تھیں، اپنی چیزیں تھیں، یہ وہی چیزیں ہیں نا۔ دیکھیے سورہ حجرات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے اور آپ بھول گئے ہیں، ہم سب بھول گئے ہیں۔ سورہ حجرات کو ذرا ترجمے سے پڑھیے گا نا، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے سامنے جو ہے وہ کیا، ایک مسلمان جو ہے اسے کیا رویہ اپنانا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے بات چیت کرنی ہے۔ تو دے آر آل دا ایٹیکیٹس، جنرل ایٹیکیٹس وچ دے ہیو لرنڈ فرام اس، بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو لاسٹ our grip on our own things, and that is why we are just loitering, lagging far behind in the race of life. Okay, dear students, this is the end of our today's conversation. See you soon, inshallah, in the next meeting. Till then, it is Allah Hafiz and thank you.